मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं टीचिंग परीक्षा में। सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। और देखिए, सेशन शुरू होने के पहले ही लगभग 175 लोगों ने पहले ही लाइक कर दिया। आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दानिश सर भी अभी आ ही रहे हैं, ठीक है। उनका इंतजार जब जैसे आप कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं, ठीक है। अभी जस्ट वो ज्वाइन भी होने वाले हैं। पर हमारे सेशन को शुरुआत करते हैं जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर आपको विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। जब तक आपको खुद के मेहनत पर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक पूरी दुनिया, पूरी कायनात भी अगर आ जाए, साक्षात भगवान जी भी आ जाए और आपको आशीर्वाद भी दे दे, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप खुद के मेहनत पर भरोसा नहीं करोगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत बढ़िया गुड आफ्टरनून। और शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को। जबरदस्त सेशन होने वाला है आज, और भी जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या रहेगा, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। कल जिस तरह से न्यूज आई थी बी स्टेट के लिए कि आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, तो मैं पक्का बोलने वाला हूं ये सेशन उन सभी के लिए जो सीटीडी और जो प्री एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी की, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बहुत जबरदस्त। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। ओके ओके, नाइस नाइस। ओके, सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है, तो इसकी खोज किसने की थी जेम्स चैडविक जी ने। किन्होंने की थी? जेम्स चैडविक जी ने, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जेम्स चैडविक जी ने 1942 में, कब जी? 1942 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। किनकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसी तरह से जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन था, और इसी के वजह से 1935 में उन्हें नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया गया था, उन्हें दिया गया था। यह हो गया चैडविक के बारे में। उसी तरह से जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जी है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है हमारे साइंस में, इसीलिए इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे परमाणु भौतिकी के जनक कौन थे जी? कौन थे? ये थे हमारे रुदरफोर्ड। कौन थे? रुदरफोर्ड साहब जी थे। कौन थे ये थे परमाणु भौतिकी के जनक थे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका आंसर भी कमेंट करेंगे। उसी तरह से उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। किन्होंने? रुदरफोर्ड साहब जी ने। और इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। क्या एक्सपेरिमेंट का नाम था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था। तो आपको याद रखना है रुदरफोर्ड साहब जी ने किया था। क्लियर हो गया है? उसी के साथ साथ इन्होंने अल्फा बीटा जो रेज होती है उनकी खोज की थी। उसी तरह से जो रेडियोधर्मी जो एक फिनोमिना होता है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, इनके बारे में बताया था। इन्हीं सभी उपलब्धियों की वजह से इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता बोला जाता है, फादर बोला जाता है। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए बताइए, जो क्रोकोडाइल है जिसे हम मगरमच्छ बोलते हैं, उसके दिल के अंदर कितने कक्ष होते हैं, माने कि कितने चेंबर्स होते हैं? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करेंगे। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, आपको मैंने एक हिंट भी दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग सच में रिवाइज कर रहे हैं। जी हाँ, दानिश सर भी आ ही रहे। सर नहीं आएंगे नहीं, सर आ रहे हैं, ठीक है। उनका सेशन लग चुका है, वो आ चुके हैं। क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो शुरुआत मैंने आज की। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। और मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कितने चेंबर होते हैं जी? वो होते हैं 4 चेंबर। कितने होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। देखिए, मैक्सिमम जो सरीसृप होते हैं उनमें जनरली 3 चेंबर्स देखे जाते हैं। कितने चेंबर्स होते हैं उनमें? 3 चेंबर्स होते हैं, 3 चेंबर्स होते हैं। पर क्रोकोडाइल जो है,
जो मगरमच्छ है वो एक एक्सेप्शनल है। ये क्या है? एक एक्सेप्शनल है। किनमें? सरीसृप में है। किनमें? सरीसृप में, क्योंकि इनके अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है। कितना चेंबर हार्ट होता है? 4 चेंबर हार्ट होता है। बहुत बढ़िया। 1000 के ऊपर बच्चे लाइव हो गए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, इन क्वेश्चंस का फायदा हो सके। जी हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन आगे आने वाले थोड़े और हार्ड होने वाले हैं। बताइए, भोपाल गैस त्रासदी, जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, वो कौन से गैस के वजह से हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ये हमारे भारत का बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। जब ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि लोगों को सोते सोते ही वो चल बसे थे, उनको पता भी नहीं चला था कि वो मर चुके हैं। ये इतनी भयानक गैस थी और मुझे लगता है कि इसके बारे में सभी को पता है। जी हाँ, मैं एकदम सही हूं आप सभी के बारे में। आप सभी को पता है कि कौन सी गैस थी जी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मिथाइल आइसोसाइनेट बनाने वाली जो कंपनी थी, ठीक है, इन्होंने ये मिथाइल आइसोसाइनेट बाय एक्सीडेंटली वो लीकेज हो चुकी थी। उसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या है जी फार्मूला? उसका फार्मूला है CH3NCO। ये उसका फार्मूला है किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसे ही हम MIC गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? MIC गैस भी बोलते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये पेस्टिसाइड्स में, माने कि जो कीट है उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाद में अधेसिव, जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे फेविकोल हो गए, बाकी चीजें हो गए, इनमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। रबर बनाने भी इसका इस्तेमाल होता है। बाद में प्लास्टिक और जो फोम है, जो गद्दे हैं, जो आजकल के गद्दे आ रहे, उनमें भी मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी कुछ आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं, लगभग 1300 बच्चे लाइव आ चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का वेलकम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे भयानक चित्र आए थे, ऐसे भयानक। देखिए, ये तो सोते सोते ही चल बसे बेचारे बच्चे। इतनी भयानक गैस थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए, हमारे ह्यूमन बॉडी की, हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? किस किस को पता है अपने खुद के बॉडी में? आज पता चलेगा। देखते हैं किन किन लोगों को खुद के बॉडी में पता है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, क्योंकि हाँ, बहुत बढ़िया। मैं हमारे टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे बोल रहे हैं कि उनको पोल दिया जाए, पोल में वो आंसर करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, सब लोग कुछ ना कुछ अलग टिक कर रहे हैं, माने कि इसके बारे में आपको पता ही नहीं, ऐसे में बोलूंगा। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की, वो है हमारा स्पर्म सेल। शुक्राणु कोशिका जो होती है हमारे ह्यूमन, माने कि इंसान के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कोशिका के ऊपर हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है और हर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो कोशिकाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो विशेष है हमारे इंसानी शरीर में। देखते हैं, देखिए, ह्यूमन स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और कितनी बड़ी होती है रे? सिर्फ और सिर्फ 4 माइक्रोमीटर। कितनी बड़ी होती है? सिर्फ और सिर्फ 4 माइक्रोमीटर। उसके साथ, उसी के साथ जो ओवम होता है, जो एग होता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, हमारे महिलाओं के अंदर बनता है, वो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि हमें नहीं पता था सर कि स्पर्म हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है और ओवम, माने कि अंडा, जो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि ओवम हमारे शरीर की, हम इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका है।
क्लियर हो गया है। कुछ कुछ लोगों ने न्यूरॉन के माने कि तंत्रिका के बारे में बोला था, बराबर है। अब आपको बताता हूं, ये जो तंत्रिका है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल है, ऐसे, ठीक है। लंबाई में सबसे बड़ी कौन सी सेल है जी हमारे शरीर की, बताइए, क्या सभी को पता है? जी हां, हमें पता है, वो है हमारी नर्व सेल। कौन सी सेल है जी? नर्व सेल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पता है ना? अभी पता चल गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। 1500 के ऊपर बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सेशन आपके इसी प्यार के वजह से बहुत सारे क्वेश्चन करने की इच्छा होती है, पर क्या करें, टाइम का बाउंड होता है हमारे पास, इसके वजह से कम क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर भी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन के पहले पूरे के पूरे टॉपिक हमारे कवर हो जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अगर पूछा जाए हमारी दुनिया में, हमारे अर्थ पे सबसे बड़ी सिंगल कोशिका कौन सी है, तो आपको आंसर बताना है। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, माने कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका है हमारी दुनिया की। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं 80% चांसेस है कि इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जामिनेशन में आएगा। ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडे की जो सेल होती है, वो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक भी ठोकना है और शेयर भी करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए, ये क्वेश्चन है सब समस्थानिकों के बारे में, आइसोटोप के बारे में। बताइए ऐसा कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे बोला है, तो कथन पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है समस्थानिकों के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। वो बोल रहे हैं कि उनका परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है, माने कि एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। ये क्या, ये सही है? क्या ये सही है जी? नहीं। उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, बराबर है। उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये सही है कि गलत है? आइसोटोप्स के बारे में सभी को पता है? बहुत बढ़िया, कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर दो। कथन सही नहीं है बोला है, कथन सही नहीं है ये बोला है, सही नहीं है ये बोला है। जी हां, जी हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका उत्तर दे दिया है। उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उनका द्रव्यमान संख्या, जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, वो सेम नहीं होता है जी। इसमें सेम नहीं होता है। देखिए, आइसोटोप्स की अगर बात करूंगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, क्या रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं सभी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे ये प्रोटियम, ये सभी के सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सभी के सभी आइसोटोप है किसके? हाइड्रोजन के। और आपको याद रखना है ट्रिटियम के बारे में। किसके बारे में? ट्रिटियम के बारे में, जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसे होता है जी? रेडियो एक्टिव होता है। ये सभी को समान, यानी कि याद ही रखना है, सभी को याद ही रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है टीईटी वालों के लिए। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कार्बन के आइसोटोप से C12, C13 और C14, और C14 के बारे में हमने कल पढ़ा था। C14 यूज किया जाता है किसके जी? कोई बता सकता है C14 हम किसके लिए यूज करते हैं? कोई है बंदा या बंदी ऐसी है कि जिसे पता है कि C14 का यूज किस लिए किया जाता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे। बताइए क्या रहेगा, क्या रहेगा? C14 का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही बोला है। इसे करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। किसके लिए? कार्बन डेटिंग के लिए, जो कि लगभग 60,000 साल पहले की जो चीजें हैं उनके बारे में अगर उनकी उम्र आपको जानना है तो हम यूज करेंगे कार्बन डेटिंग। क्या यूज करेंगे जी?
कार्बन डेटिंग। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर दे दिया। 6000 कैड कर लेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बता, एक्स एक्स क्रोमोजोम एंड वाई एक्स वाई क्रोमोजोम जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उसके बारे में जो सही जो सही वाक्य है वो क्या रहेगा? बताइए क्या रहेगा इसका उत्तर? सभी को पता हो ना, इसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हां, जी हां, बफरिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, सब ओके है। एक बार नेट चेक करेंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम के बारे में जो इंसानों में पाया जाता है, क्या सत्य, क्या सही स्टेटमेंट है? एक्स एक्स डिनोट द मेल और एक्स वाई डिनोट द फीमेल, क्या ये सही है? जी नहीं, ये पहला ही गलत हो गया। एक्स एक्स होता है किसमें? फीमेल के अंदर, और एक्स वाई होता है किसके? मेल के अंदर। जी हां, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। एक्स एक्स कहां पे रहेगा? फीमेल के अंदर होता है, और एक्स वाई किसके अंदर रहेगा? मेल के अंदर होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेल के अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है जी? वो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। और हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये भी बता दो। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, देखते हैं किन किन लोगों को पता है। जी हां, बहुत बढ़िया। कितने होते हैं जी? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके की 23 पेयर्स माने की जोड़ियां होती है, बराबर है। और इन 23 पेयर्स में से एक जोड़ी जो होती है वो बताती है कि मेल और फीमेल सेक्स कौन सा होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही यहां पे लिखा है कि फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स और मेल के अंदर होता है एक्स वाई। जब दोनों का मिलन होगा, अगर एक्स एक्स पेयर बन रही है तो बेबी बॉय होने वाला है, और अगर एक्स वाई पेयर बनती है तो बनेगी बेबी गर्ल, माने कि बच्ची पैदा होगी। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। हाँ, जब एक्स एक्स होता है तो बनती है बेबी गर्ल। क्या बनती है? बेबी गर्ल। और एक्स वाई जब होता है तब बेबी बॉय बनता है। ओके, सब लोग करेक्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट यही होता है। देखिए, फादर में 46 होते हैं क्रोमोजोम, और मदर में भी कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोम ही होते हैं। पर जब उसे शुक्राणु बनते हैं तो उसमें कितने होते हैं क्रोमोजोम? 23 होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पर्म माने कि जो शुक्राणु होता है मेल के अंदर, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी तरह से जो एग बनता है, ओवम बनता है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्या यह आप सबको पता था? अगर नहीं पता था सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे शुक्राणुओं में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। और जो अंडा होता है, जो एग होता है, उसमें कितने होते हैं जी? उसमें भी 23 होते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर गलत करेगा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत करने वाला है, सभी को ही पता है। दानिश सर जी ने इसके बारे में तो बहुत सारा बताया आपको, पर यह क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था। बताइए ऐसा कौन सा रसायन है जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? देखते हैं किन किन लोगों को पता है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली थी उसमें एक ऐसा भी संघर्ष हुआ था, एक ऐसा भी आंदोलन हुआ था जिसमें कि एक केमिकल का यूज किया गया था। बताइए क्या रहेगा उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग लगा देंगे, तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बस यही इरादा लेकर बापूजी निकले थे। कहां से? गुजरात से निकले थे, बराबर है। ओके, तो इसका उत्तर सभी ने दे दिया है। उसका उत्तर रहेगा सोडियम क्लोराइड, माने की NaCl। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके,
बापूजी के बारे में बताया सबको। 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को जाके खत्म हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता है, ऐसा कौन सा जानवर है? ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही उत्तर करने वाले हैं। देखते हैं कौन लोग इसका सही उत्तर करने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने 2000 के ऊपर बच्चे आ गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे तो आप सभी को लाइक भी करना है। आप सभी को लाइक भी करना है। और इसका उत्तर सभी लोग दे रहे हैं। कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। तो सही उत्तर मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इकिडना जो है, इकिडना जो है ये एक एनिमल है जो स्तनधारी में आता है। बराबर है। ये सभी के सभी जानवर जो है वो स्तनधारी ही है। बराबर है। देखिए, ये दो जानवर जो है, एक इकिडना हो गया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। एक इकिडना, एक हो गया प्लेटिपस, एक हो गया प्लेटिपस। प्लेटिपस, ये दोनों भी जानवर बिलोंग करते हैं मैमल से। ये मैमल से माने कि स्तनधारी है। स्तनधारी जो होते हैं, जो स्तनधारी होती है, उनमें मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? मैमरी ग्लैंड। तो इसी के वजह से वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। बराबर है। और वो अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। कौन जी? मैमल्स। पर उनमें एक्सेप्शन ये दो लोग हैं जिनका नाम है इकिडना एंड प्लेटिपस। ये अंडे देने वाले मैमल है। ये कैसे है जी? ये अंडे देने वाले मैमल से। क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, ये इन दोनों को। ठीक है, लास्ट टाइम 2023 में क्वेश्चन आया था प्लेटिपस के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है कि इकिडना के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और देखिए ये वेल जो है, ये वेल मछली सभी को पता है। बराबर है। पर ये क्या है? एक मैमल है। एक क्या है? एक मैमल है, एक स्तनधारी जीव है। और ये हमारे पृथ्वी का ऊपर का सबसे बड़ा जीव है। सबसे बड़ा जीव है। और वो कौन है जी? वो स्तनधारी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए सफेद रक्त कण जिसे हम WBC बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है? ये तो 2-3 बार डिस्कस कर लिया हमने, पर क्वेश्चन हर बार इसके ऊपर आ ही रहा है, तो मैं हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद ही हो गया होगा। बराबर है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करेंगे। 2200, लगभग 2200 बच्चे लाइव हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। ठीक है, बहुत गर्व की बात है। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। बताइए व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम WBC बोलते हैं, WBC बोलते हैं, उनका काम क्या है? काम क्या है जी? हैविंग इम्यूनिटी टू डिसीज, मान की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे बढ़ाने का, या उससे रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? आपकी WBC मान की सफेद रक्त कोशिकाएं रहने वाली है। क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सभी लोग मुझे बता देंगे कि ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन कैरी करने का कौन काम करता है, ये भी बता देंगे। बताइए। दानी सर आ रहे हैं, बस आ गए हैं। जैसे ही मेरे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे दानी सर लाइव आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं ना। एक ही मंत्र, कौन सा? जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बताइए ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करता है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका उत्तर दे दिया। लगभग लगभग सभी ने दे दिया। आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी में होता है, क्या होता है जी? इसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और सभी लोग मुझे बताइए हीमोग्लोबिन एक साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जा सकता है? क्या किसी को पता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके जा सकता है? क्या किसी को पता है जी? बताइए, अगर है दम तो बताइए किस किस को पता है हीमोग्लोबिन के बारे में, कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है वो? देखिए किसी का उत्तर नहीं अभी तक है।
बहुत बढ़िया। कुछ कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, कोई लोग 3 बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहे। जिन लोगों ने आंसर 4 दिया है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी में दम है, आप सभी में दम है। आप तोड़ भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स लेके जा सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स लेके जाता है। ठीक है, एक और प्रोटीन होता है हमारे शरीर के अंदर जिसका नाम है मायोग्लोबिन। कौन सा नाम है? मायोग्लोबिन। ठीक है, ये जो है ये एक ही ऑक्सीजन ले जा सकता है, ये एक ही ऑक्सीजन ले जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कब एक्शन में आएगा? जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहां से दौड़ लगाई स्कूल तक मेरे दोस्त के साथ, बहुत जोर से दौड़ते गया और वहां जाने के बाद आप जोर जोर से हाँफते हो, बराबर है। उस टाइम पे आपको ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उस टाइम पे उस क्षण पे ऑक्सीजन ढोने का काम ये मायोग्लोबिन भी करता है और एक टाइम पे एक ही ऑक्सीजन ले जा सकता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मायोग्लोबिन। क्लियर हो गया? बरोबर, एकदम समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक। ऐसे बच्चे होना तभी जाके फिर टीचर को भी एक सुकून महसूस होता है कि उनकी जो पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं जा रही है, उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने बोला था, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। ये भी आरबीसी के बारे में। अब देखिए, जब हीमोग्लोबिन की कमतरता हो जाती है हमारे शरीर में, उस डिसीज को बोला जाता है एनीमिया। माने कि जब एज भी कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो उस टाइम पे कौन सा डिसीज होता है? एनीमिया। एनीमिया, ठीक है। और आपको एक बड़ी अच्छी चीज नहीं है हमारे भारतवर्ष के लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा एनीमिया के पेशेंट कहीं पे होंगे तो वह हमारा भारत, हमारा इंडिया। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं महिलाओं में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है एनीमिया। ये भी आपको क्लियर है, समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें कि ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है? देखते हैं किन किन को लोगों को पता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, जी हां, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। 2300 के ऊपर बच्चे आ चुके हैं लाइव। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। शेयर करना इसलिए नहीं भूलना है ताकि जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं उसका फायदा हर उस गरीब बच्चे को हो सके जो कि ऑफलाइन क्लासेस जो बहुत महंगे होते हैं वो नहीं लगा सकता है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, एक फंडामेंटल आपका क्या है, कर्तव्य है कि ये वीडियो को शेयर करे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, क्लियर हो गया है? ओके, आंसर भी दे दिया है लगभग सभी ने। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, जो तापमान जो है वो बढ़ता है। अब मुझे बताइए तापमान कब बढ़ेगा? तापमान कब बढ़ेगा? जब आप अवशोष करोगे, हीट को एब्जॉर्ब करोगे, तभी तो तापमान बढ़ेगा ना। तो तापमान बढ़ाने वाली प्रक्रिया जिसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, माने कि हीट जो है वो अंदर जा रही है, बराबर है। और एक्सोथर्मिक की अगर बात करो, जिसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, उसमें हीट बाहर आती है। अगर आपके शरीर से अगर हीट बाहर आ रही है तो आपके शरीर का तापमान कम हो गया या बढ़ेगा? बताइए, कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। क्या होगा? तापमान कम होगा। ये क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे कि एंडोथर्मिक की अगर बात करूं तो आप नमक का पानी बनाते होगे। जब आप नमक पानी में घोलते हो और उसको स्टीर करते हैं, उस टाइम पे जो है साल्ट पानी, ये हो गया एंडोथर्मिक। उसके बाद ये वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बाद में रस्टिंग ऑफ जो आयरन होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से होती है कुछ रिएक्शन जो आपको याद ही रखना है। क्लियर हो गया? ओके,
इसके बाद दानिश सर आ गए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और ये आगे का क्लास वैसे भी कंटिन्यू करने वाले, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी करने वाले, ठीक है। तो सभी लोग आ गए हैं, बहुत बढ़िया, आपके दानिश सर भी आ चुके हैं। हेलो सर। आ गए हमारे दानिश सर, आ गए। बहुत बहुत तो शुक्रिया सर। सर को देख लो, एक बार लाइक ठोक दो, एक बार लाइक कर देना है सभी को। बहुत बढ़िया। जी जी, तो थैंक यू वेरी मच सर। और यहाँ पर मैं हम लोग हमारा सेशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों ने साइंस के काफी सारे क्वेश्चंस देखे फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर में जो एसएसटी है उसके काफी सारे क्वेश्चंस अब हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से एक बार जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में बता देंगे कि आवाज आप लोगों को बराबर से आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है, ठीक है। देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, जो आप लोगों के सामने है वो है कि आकृति और आकार में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है या माना जाता है। ये आपके 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर में, और ये सबसे पहले आपकी प्राइमरी जो पहली टीआरई हुई थी, आपकी पहला ही पेपर हुआ था टीआरई का, उसके अंदर में भी पूछा गया था शिफ्ट 1 के अंदर में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो हमारे जो है सोलर सिस्टम के अंदर में कितने ग्रह है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि 8 ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है, 8 ग्रह। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कौन सा आता है, ये जल्दी से आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर का ग्रह सूरज के पास में जो है, ठीक है, वो है आप लोगों का फ्रेंड्स बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह जिसको आप लोग वीनस के नाम से भी जानते हो, ठीक है, शुक्र ग्रह। और थर्ड नंबर पे है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, थर्ड नंबर पे। तो पृथ्वी सूरज से दूरी के मामले में हमारी पृथ्वी कितनेवें नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। अब जो हमारी पृथ्वी का साइज है, जो शेप है, बिल्कुल फ्रेंड्स लगभग वैसा ही शेप जो है आप लोगों का वीनस का या शुक्र का भी देखने के लिए मिलता है, जो कि दूसरे नंबर का ग्रह है। इसी वजह से इसको जो है वो जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में जो 8 ग्रह है ना, उन सब में, ठीक है, सबसे गर्म जो ग्रह है वो यही है, हॉटेस्ट प्लैनेट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, हॉटेस्ट प्लैनेट। अब आप लोगों से एक सवाल यहां पर में बनता है कि सूरज से दूरी के मामले में तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है आप लोगों का, ठीक है, बुध ग्रह। शुक्र जो है आप लोगों का ये तो दूसरे नंबर पे है, तो सबसे ज्यादा गर्म तो बुध ग्रह होना चाहिए था, शुक्र क्यों है, कोई बता सकता है इसका कारण? अगर पता है तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए आप सभी लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो यहां पर में अगर हम जुड़वा ग्रह की बात करें तो वीनस है, वीनस सबसे हॉटेस्ट है। दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी सबसे हॉटेस्ट क्यों है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और आपको पढ़ाया गया था आप लोगों के एग्जाम के पहले भी, ठीक है, कि अर्थ का ट्विन इसको माना जाता है, ये आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को बताया था कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, दानी सर थोड़ा सा साइड होंगे क्या प्लीज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर में आप लोगों की बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी आती है, ठीक है, वो यहाँ पर में ट्रैप हो जाती है, ओके। ये क्या था बीच में, मतलब अखंड सत्य ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने लास्ट में, चलिए कोई नहीं। तो अर्थ का जो है ट्विन शुक्र है, हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, ठीक है, कौन सा है, क्यों है, ये भी याद रखना है। और आपको बता दूं कि ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। 2 ग्रह ऐसे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूमते हैं। तो प्लीज इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, कौन कौन से ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूमते हैं आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं आपके घड़ी की दिशा में, एक तो है आप लोगों का वीनस, ठीक है, और एक है आपका यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो उस डायरेक्शन में नहीं घूमते जैसे कि बाकी के ग्रह घूम रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो प्लीज इसको भी याद रखना आप लोग, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूमने वाले कौन कौन से वीनस और यूरेनस है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में वीनस जो है इसको ट्विंस माना जाता है, ये आप लोगों के इसमें दिया हुआ भी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल रात में हम लोगों ने पेड क्लास के अंदर में भी इसको पढ़ा था, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको जो है भारत की संविधान सभा के बारे में बताना है। भारत की संविधान सभा कल रात में भी मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली कि भारत की संविधान सभा के बारे में जब हम बात करेंगे तो संविधान सभा, ठीक है, के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारे भारत की, ठीक है,
उसमें वैसे तो 389 मेंबर थे, ठीक है, लेकिन जब संविधान सभा का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान के मेंबर्स को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान के मेंबर संविधान सभा से अलग हो गए, तो भारत की संविधान सभा में 299 मेंबर्स बच गए थे। कितने, लिखो सभी लोग, 299। तो क्या हमारी भारत की संविधान सभा में 300 से ज्यादा मेंबर्स थे, ऐसा हम बोल सकते हैं? जल्दी बताइए आप सभी लोग, क्या हमारे भारत की संविधान सभा में 300 से ज्यादा मेंबर्स थे? नहीं, ठीक है। तो इट हैड मोर देन 300 मेंबर्स, ये वाला आपका गलत होगा, क्योंकि जो संविधान सभा थी हमारी, क्योंकि बंटवारे के बाद में जो बच गई थी उसमें 299 मेंबर्स ही बचे थे एज पर एनसीईआरटी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, नाउ इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसकी पहली मीटिंग, संविधान सभा की पहली मीटिंग जो है वो जुलाई 1946 में हुई थी, बोल रहा है। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं फ्रेंड, जीएस के अंदर में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, ध्यान से समझना आप सभी लोगों ने। जबकि जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस, ये आपको कल रात में मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, जितने भी बच्चे थे कल क्लास में, पॉलिटी वाली क्लास के अंदर में, उन लोगों को याद होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो इलेक्शंस हुए थे, ये याद रखना है। पहली जो मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी, ना कि जुलाई में। जुलाई में तो इलेक्शंस हुए थे, तो ये भी आप लोगों का गलत है। अब जब दो गलत हो चुके हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब बात कर लेते हैं सी की। संविधान सभा ने ज्यादातर जो प्रोसीजर्स है या जो ज्यादातर डिटेल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ड्रॉ किए या वहां से लिए है। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, और 1935 के समय में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935। उसमें जो प्रावधान थे ना, मैक्सिमम चीजें उसी में से ली गई है हमारे संविधान में। अगर आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई है, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वैसे तो हमने यूके के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जापान के, साउथ अफ्रीका के, आयरलैंड के, हर किसी के संविधान से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें ली है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चीजें कहीं से हमने उठाई है तो हमारे भारत का जो एक एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से उठाई है। ये खुद एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है अपन ने, पेरिस, ये आपके कल जो क्लास हुई थी ना उसका ये आपका जीआईएफ है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो लोग प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ठीक है, ये एस्टेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी लोग। पेरिस शांति समझौता, पेरिस पीस एग्रीमेंट, ये पेरिस पीस एग्रीमेंट जो है फ्रेंड्स, ये हुआ था आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। तो बताइए आप लोग कि पेरिस शांति समझौता, पेरिस पीस एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ आप लोगों का, उसके जस्ट बाद में जो है ये आपका हुआ था, तो जनवरी 1919 के अंदर में, ठीक है, जनवरी 1919 के अंदर में ये हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 1918 में खत्म हुआ। उसके बाद में पेरिस शांति समझौता हुआ, इसको वर्साई की संधि भी कहा जाता है, ठीक है, इसको वर्साई की संधि के नाम से भी आप लोग जानते हो, ये वर्साई है। पेरिस के जस्ट, पेरिस शहर जो है ना उसके थोड़ा सा पास में ही वर्साई नाम का भी शहर है, तो वर्साई की संधि भी इसको बोलते हैं। वर्साई के पैलेस में ये संधि हुई थी फ्रांस के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसमें जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो जीते हुए देश थे, ठीक है, उन्होंने जर्मनी के ऊपर में बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस लगा दिए थे। यूके, फ्रांस, यूएस और इटली ने मिलकर जर्मनी के ऊपर में सैंक्शन लगा दिए थे। तो बिग 4 कौन थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में? बिग 4 में कौन कौन थे? तो एक तो यूनाइटेड किंगडम था, जिसको ब्रिटेन या इंग्लैंड भी आप लोग बोल सकते हो, वो जीता था वर्ल्ड वॉर 1। फ्रांस जीता था, और यूएसए, ठीक है। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स इटली इन्हीं के साथ में था। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में वो पलट गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। एक पार्टी है, ठीक है, एक छोटी सी पार्टी बना दी अपन लोगों ने, ठीक है, टीचिंग परीक्षा पार्टी, ओके। अब टीपीपी जो हमारी पार्टी है, इसको हम लोगों को जो है बिहार के अंदर में स्टेट पार्टी बनाना है, राज्य पार्टी बनाना है। मतलब कि राज्य स्तर पे हमारा जो सिंबल है, हमारा सिंबल क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या रह सकता है हमारा सिंबल? आप लोग बताओ। ये वाला ही सिंबल रख लेंगे अपन, ये हमारा, ठीक है, रॉकेट और किताब और ये सारी जो चीजें है, पेन भी दिख रहा है इधर में मेरे को, किताब भी दिख रही है और एक रॉकेट भी दिख रहा है उसके अंदर में, सभी एक साथ उसमें बन गया, ये हमारा सिंबल है। अब ये चाहते हैं कि हमारा ये वाला सिंबल जो है वो कोई और ना ले, एटलीस्ट उस राज्य के अंदर में, बिहार राज्य के अंदर में एटलीस्ट कोई और दूसरा व्यक्ति जो है या दूसरी पार्टी इस सिंबल का इस्तेमाल ना करे, हमारे लिए रिजर्व हो जाए। तो हमारे लिए राज्य पार्टी बनना जरूरी है।
अगर हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो राष्ट्र स्तर पर पूरे देश में वो सिंबल हमारे लिए आरक्षित हो जाएगा। तो एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना जरूरी है, मतलब इतने प्रतिशत वोट आएंगे तभी हम जो है वो स्टेट पार्टी बन जाएंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो एक स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक है, और हम लोगों को क्या चाहिए, कम से कम विधानसभा के अंदर में 6% वोट कम से कम जो है लेना जरूरी है। मतलब अभी विधानसभा का चुनाव कब है बताओ जल्दी से, कब है हमारा विधानसभा का चुनाव, कब है बिहार के अंदर में, 2025 के अंदर में है। तो फ्रेंड्स 6% वोट लेना जरूरी है कम से कम, और इसके साथ में हमको 2 सीटें भी जीतनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अलावा वहां कम से कम राज्य विधानसभा में हमको 2 सीटें जीतनी पड़ेंगी। कौन कौन खड़ा हो सकता है भाई, जिता सकता है अपनी टीचिंग परीक्षा पार्टी को? 6% वोट तो ला लेंगे, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहिए सेशन को, ठीक है, ताकि हमारे परसेंटेज बढ़ते जाए यहाँ पर में। तो स्टेट पार्टी बनना है ना, तो 6% वोट सुरक्षित करना है कम से कम, और 2 सीट जीतनी पड़ेंगी, तब टीचिंग परीक्षा पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी बन जाएंगी राज्य के अंदर में। 2 सीटें भी जीतनी है। अब आप लोगों में से डिसाइड कर लो कौन खड़ा होगा, ऐसा जीतने लायक कैंडिडेट कौन है आप लोगों में से जो कम से कम 2 सीटें ला लेंगे अपनी। इसके अलावा अगर एक पार्टी लोकसभा में चुनाव में खड़ी होती है तो लोकसभा में हम 6% वोट ले ले लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीत जाए, तो भी हम स्टेट पार्टी बन जाएंगे। लेकिन अभी लोकसभा का तो चुनाव चल रहा है यार, हमारा टीआरई चल रहा था, उस वजह से हम लोग खड़े नहीं हो पाए अपन लोग, है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन विधानसभा में हो जाएंगे, क्योंकि अपन इसमें तो हो नहीं सकते, अभी लोकसभा का चुनाव चालू है और अभी अपने पास में बहुत ज्यादा अपने पास में समय नहीं है। अभी तो टीआरई 3, फिर टीआरई 4 है, फिर टीआरई 5 की भी घोषणा हो गई है अभी तो अपन लोग बाद में खड़े होंगे, वो विधानसभा में देखेंगे, तब तक टीआरई 5 हो जाता। एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव, अगर लोकसभा के चुनाव के जरिए स्टेट पार्टी बनना है तो लोकसभा चुनाव में खड़े होकर भी 6% वोट लेना पड़ेगा, और लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीत जाए, ठीक है, तो भी अपन लोग यहाँ पर में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आप लोगों का है यहाँ पर में चीज। तो एटलीस्ट 6% वोट तो चाहिए आपको, चाहे लोकसभा के चुनाव में लो चाहे विधानसभा के चुनाव में। अगर विधानसभा के चुनाव की बात है तो कितनी सीटें जीतनी पड़ेगी, और लोकसभा का चुनाव है तो कम से कम कितनी सीट जीतनी पड़ेगी। मैंने बहुत आसान एग्जांपल से आप लोगों को समझाया, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, और एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे यार आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को आसान भाषा में समझ सके। ठीक है, चलिए गुड। नाउ फ्रेंड्स, प्रभावी रूप से भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रतिशत क्या था जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे? ठीक है, आप लोग बताइए कि कितने प्रतिशत लोग थे जो भारत की संविधान सभा का जब हो रहा था, ठीक है, चुनाव, तो प्रभावी रूप से जो है उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब प्रभावी रूप से का मतलब क्या होता है? प्रभावी रूप से का मतलब होता है फ्रेंड्स कि भाई हमारे भारत की संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। ठीक है, ये संविधान सभा के अंदर में जो लोग चुनकर गए थे, क्या डायरेक्टली जनता ने उनको चुना था? नहीं। हमारे भारत के अंदर में उस समय में 11 प्रांत थे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग 11, जैसे राज्य है ना, आज 28 राज्य है हमारे, वैसे अलग अलग प्रांत थे। उन प्रांतों की विधानसभा थी, ठीक है, जैसे यूपी है मान लीजिए, उसको उस समय में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उत्तर प्रदेश नहीं बोलते थे उस समय, यूपी का मतलब होता था यूनाइटेड प्रोविंस। तो वहां की जो विधानसभा थी उसमें जो लोग चुने हुए थे उन्होंने कुछ लोगों को चुनकर जो है यहाँ भेजा था। तो जिन लोगों ने ये विधानसभा चुनी थी, ठीक है, और ये अलग अलग जो 11 प्रांत थे उनके लोगों को चुना था, वो प्रतिशत कितना था, इसी वजह से यहाँ पर में प्रभावी रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि इनडायरेक्टली वहां पर में चुनाव हुए थे, जनता ने डायरेक्ट नहीं किया था, इनडायरेक्टली जो चुने हुए लोग थे जनता के, उन लोगों ने संविधान सभा को चुना था। तो 10 से 15% लोग थे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, केवल 10 से 15% लोग, 25% लोग नहीं, सिर्फ 10 से 15% लोग। ठीक है जी, तो कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया था प्रभावी रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, ये वाली बात आप लोगों की आ रही है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक करते रहेंगे। यहाँ पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ 1994 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए सेशन को। जल्दी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स धमाकेदार तरीके से हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को सीख सके। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका एस्टेट का, हो सकता है टीआरई में भी पूछ लिया जाए इसी तरीके से आप लोगों से। ठीक है, 10 से 15% लोग थे, ठीक है, जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। और वोटिंग में भी ये 10 से 15% लोग कौन थे? जिनके पास में प्रॉपर्टी थी, जो एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, और जो टैक्स भरते थे वो लोग थे इसके अंदर में। चलिए, नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, कुकुम्बर इज अ ज़ैद क्रॉप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोग। टीआरई 3.0 का जो लीक पेपर हुआ ना, उसमें भी इसी तरीके मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है, कुकुम्बर
मतलब जो है आप लोगों का जो खीरा एक जायद की फसल है। जायद की फसल कब होती है? गर्मी के मौसम में, समर सीजन के अंदर में जो उगाई जाती है उसको जायद की फसल बोलते हैं। खत्म बात, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और खीरा जो है वो आप लोगों का क्या है? जायद की फसल है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। क्रॉप सोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, ठीक है। जो ठंड के मौसम में बोई जाती है, ठीक है, ठंड के मौसम में उसको रबी की क्रॉप बोलते हैं, ये बोल रहा है ये आप लोगों का। तो क्या इसको रबी की क्रॉप बोलते हो आप लोग, जो ठंड के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। ये भी आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, अगर हम लोग और इसके बारे में बात करें आप लोगों से, तीसरा वाला, अ कैश क्रॉप इज कल्टीवेटेड टू बी सोल्ड इन मार्केट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल, ठीक है। जो कैश क्रॉप होती है आप लोगों की, कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसी फसल जिसको बेचकर आप पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, जिसको आप मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब खीरा उगा लिया फॉर एग्जाम्पल आप लोगों, या फिर आप लोगों ने काजू उगा लिया, ठीक है। अब कितने काजू खा लोगे घर में बैठ के, भाई उसको बेचोगे ना आप लोग, ठीक है। तो वो क्या है? आपकी कैश क्रॉप है आपकी। इवन आपने कपास उगा लिया, कपास तो खाओगे नहीं, बेचोगे ही उसको, तो कैश क्रॉप है वो एक तरीके की। तो कैश क्रॉप जो है वो आप लोगों की मार्केट के बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। मेज इज अ रबी क्रॉप, ठीक है। ये वाला भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वो सही था आप लोगों का, कि रबी की फसल जो है वो ठंड के मौसम में होती है, और खरीफ की जो फसल होती है वो बारिश के सीजन में, वर्षा ऋतु के अंदर में, ठीक है, मानसून सीजन के अंदर में बोई जाती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो अगर किसी को डाउट है तो आसान भाषा में, रबी की फसल विंटर में, ठीक है, ठंड के मौसम में बोई जाती है, ठंड में रबी की फसल। और जो खरीफ की फसल होती है आप लोगों की, खरीफ, ठीक है, वो बारिश मानसून सीजन के अंदर में बोई जाती है, मानसून, ठीक है। चलिए, मेज इज अ रबी क्रॉप, मेज जो है वो रबी की क्रॉप है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो मेज है आप लोगों की, ठीक है, जो मक्का है आप लोगों का, ये क्या रबी की क्रॉप है या खरीफ की क्रॉप है? इसके लिए मैं आप लोगों को जो है एक पूरा का पूरा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, खरीफ की जो फसलें आप लोगों की वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। धान, मक्का जो है आप लोगों का, ये देखिए मेज किस में आ रहा है? खरीफ के अंदर में आ रहा है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर मैं, खरीफ की फसल है ये, ठीक है। पैडी मतलब कि धान या चावल जिसको आप लोग बोलते हो, ये भी क्वेश्चन आया था कि धान किसको बोला जाता है, ठीक है, चावल को बोलते हैं, पैडी, राइस को, ठीक है, वो भी आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। चावल में दाल मिलाकर खाते हो ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए दाल की वर्षा हो गई है चावल के ऊपर में, ओके। रबी की फसल जो है ठंड के मौसम में, तो ठंड के मौसम में आप जो है गेहूं के गरम गरम पराठे खा रहे हो ठंड के मौसम में, ठीक है। तो रबी की फसल जो है उसमें गेहूं आता है, बारले ग्रेन, ठीक है, मटर, चना, अलसी। और आप लोग रबी की फसल ठंड में आलसी हो जाते हो, तो अलसी या लिंसीड जो है आप लोगों का, ये भी रबी की फसल है। और जायद की फसल वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकुम्बर वगैरह जो है आप लोगों की जायद की फसल। तो अब यहाँ पर मैं आपका जो मेज बोला है ये रबी की फसल है, ये बताइए सही है या गलत है? इतने सारे लोग देख रहे, जल्दी जल्दी बताओ यार। आई वॉज सेलेक्टेड इन टीआरई टू थैंक्स टीचिंग परीक्षा। चलिए, अश्विनी करनवाल जी जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं टीआरई टू के अंदर में, और वो हमारे पास में आए हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी, तो देखिए फ्रेंड्स, मेज की फसल जो है आप लोगों की, ये रबी की नहीं है, किसकी फसल है ये आप लोग बता देंगे। तो आप लोगों से जो गलत वाला पूछा था, ठीक है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी चीजें आप लोगों की, ये जो इसके ऊपर में बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को धीरे धीरे और भी आगे में करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, मैं वो करवाता हूं आपको। सरहुल किस का त्योहार है, ठीक है, सरहुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सरहुल किसका त्योहार है, कौन से क्षेत्र में किया होता है ये, और बेसिकली कौन से जनजाति के बीच में होता है? देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो ये क्वेश्चन जो है ये एस्टेट टीजीटी के अंदर में आया हुआ था आप लोगों का ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये सरहुल जो त्योहार है आप लोगों का, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ इसके ऊपर में, जो जो क्वेश्चन इसमें आया था आप लोगों का, ठीक है। ओके,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के आंसर जो है मुंडा आ रहे हैं, कुछ लोगों के उराव आ रहे हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि ये जो त्योहार है ना आप लोगों का, सरहुल त्योहार, ठीक है, ये मुंडा लोगों के द्वारा वैसे तो बड़े स्तर पे मनाया जाता है झारखंड और बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में, लेकिन कुछ जगह पे ओराव जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। लेकिन जो एस्टेट है उन्होंने इसका आंसर मुंडा जनजाति माना था, क्योंकि सबसे बड़े स्तर के ऊपर में सरहुल जो है ये त्योहार जो मुंडा जनजाति उनके द्वारा मनाया जाता है। आप लोगों को मैं डायरेक्टली पेपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये एक्चुअल पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल पेपर, ठीक है, और ये टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में अवेलेबल भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 था ये, उसके अंदर में सरहुल किनका पर्व है, मुंडा, ओराव, कोल, मीणा, और राइट आंसर उन्होंने मुंडा लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये ओराव जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है, ओराव हो जो जनजाति है उनके द्वारा भी मनाया जाता है यहाँ पर में, ठीक है। झारखंड के इलाके में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बिहार और उड़ीसा के इलाके में भी कुछ मनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। चलिए, तो सरहुल किसका पर्व है, तो जो आंसर माना गया एस्टेट के द्वारा वो है मुंडा जनजाति। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से फिर से, तो आप लोग जो है मुंडा जनजाति लगा के आ जाना। वैसे अदरवाइज अगर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो तो आप लोग बाकी का ओराव को भी लगाना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस बात में 100% श्योर हूँ कि ओराव जनजाति और हो जनजाति जो है वो भी इस त्योहार को मनाती है, ठीक है। बट अगर ना हो उसके अंदर में ओराव और ये सारी चीजें, तो आप लोग मुंडा लगा के आओगे, ठीक है। चलिए, झारखंड के अंदर में सबसे ज्यादा इसको मनाया जाता है सरहुल त्योहार को। सरहुल है ही कहाँ का त्योहार, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो वो झारखंड का ही है, बट बिहार और उड़ीसा में भी मुंडा जनजाति के लोग रहते तो वो मनाते, ठीक है। खरबूजा किस मौसम में होता है, एस्टेट टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए, आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। 2900 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2200 के करीब लाइक से, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। जी, तो खरबूजा किस मौसम में होता है, रबी के सीजन में, खरीफ के सीजन में, जायद के सीजन में, या सभी में होता है, कभी भी उगा लो कभी भी खा लो। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जायद की फसल। और जायद के मौसम कब होता है आपका, बारिश के सीजन में, ठंड के सीजन में, या फिर गर्मी के सीजन में, ये भी आंसर कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा लंबे समय के लिए, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है आपका। तो ये जो है आपका समर सीजन में, ठीक है, गर्मी के मौसम के अंदर में। अभी आप लोगों को पता है ना, ककड़ी, गाजर, ककड़ी वगैरह आप लोगों को, खरबूजा वगैरह आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है अभी, ठीक है। तो जायद की फसल है ये। अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी वजह से आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये इतना खतरनाक सा क्वेश्चन कहां से आ गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये कहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन से कंट्री की, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक शायद एक क्लास में करवाया भी था इसको, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, किस देश में स्थित एक राजनीतिक पार्टी है। इन्होंने जो है फ्रेंड्स, जो अपार्टाइड था, मतलब रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। हो क्या रहा था बेसिकली ना, जो ब्लैक लोग थे और जो कलर्ड लोग थे, रंगीन चमड़ी या कलर्ड लोग, मतलब हम लोग इंडियंस और साउथ एशियन जो लोग थे उनको बोला जाता था। और जो ब्लैक लोग थे वो क्रिस गेल टाइप के, जो बिल्कुल एकदम ब्लैक लोग हैं, उनको बोला जाता था। उनके खिलाफ अन्याय होता था, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को इवन बीच के ऊपर में नहाने का भी अधिकार नहीं था। जबकि सबसे ज्यादा नहाने की जरूरत मेरे को लगता है हम लोगों को थी, हम काले लोग थे अपन लोग, ठीक है, वो लोग तो गोरे लोग थे, नहीं भी नहाए तो पता नहीं चल रहा था उन लोगों का, ठीक है। तो काफी सारी चीजें थी वो। साउथ अफ्रीका के अंदर में ये पार्टी थी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें से एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, ठीक है, तुम्हारे चाचा के लड़के, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में थे, नेल्सन मंडेला 28 साल तक, एनसीईआरटी के अनुसार 28 साल, मैंने प्रूफ के साथ भी दिखाया था, ठीक है। 28 साल तक नेल्सन मंडेला जो है वो जेल में थे। वो जेल की फोटो भी दिखाई थी, कुछ लोगों ने बोला भी सर कितनी सुंदर सी, जाना है हमको वहां पर। देखिए फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर, सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, सतर्कता आयुक्त, ठीक है। एक होता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, कमीशन, ठीक है, कमीशन आपका, कमीशन जो है ये एक संस्था है, आयोग है। इसमें जो है कुछ होते हैं सीवीसी, सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, वो है आपके पीके श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव। उनका जो असिस्ट या साथी होते हैं जो उनके मदद करते हैं उनके काम काज चलाने में, वो होते हैं सतर्कता आयुक्त, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स एएस राजीव जो है, इनको
सतर्कता आयुक्त जो है बनाया गया है, सतर्कता आयुक्त AS राजू को। ओके, तो आप लोगों से अगर बोला जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, अगर यहाँ केंद्रीय शब्द होता, केंद्रीय अगर होता, तो आंसर आप लोगों का हो जाता PK श्रीवास्तव। ये आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन आप लोगों का लीक पेपर के अंदर में, जल्दी से बताइए। PK श्रीवास्तव वाला क्वेश्चन आया था। CVC कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, है ना। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है विजिलेंस कमिश्नर कौन है, क्योंकि अभी मार्च में हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, हाल ही में अभी हुई है, इसी वजह से। और ये आपको करंट अफेयर की क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है विजिलेंस कमिश्नर का, ठीक है, याद आ रहा होगा। जितने भी बच्चों ने देखा है हाथ ऊपर कर देंगे जिन्होंने क्लास की हुई है ऐप के ऊपर में, ठीक है। तो AS राजीव ये सतर्कता आयुक्त बने हैं। प्रीमियम कंटेंट है फ्रेंड्स, एकदम इंपॉर्टेंट वाला, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा प्लीज याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं यहाँ पर में, ये देखिए, ये है PK श्रीवास्तव। PK श्रीवास्तव जी मतलब इतना घूर के देख रहे हैं जैसे कि सच में अभी तक थोड़ी सी जो पीली अभी तक उतरी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, PK श्रीवास्तव जी, ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। विजिलेंस का काम ही होता है देखना, एकदम ऐसा ध्यान से देखना, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो विजिलेंस कर रहे हैं आराम से अपना, ठीक है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, वो खुश है भाई, ठीक है ना भाई, अपना बड़ा भाई कान संभाल लेगा करके। ओके, तो ये है AS राजीव, हाल ही में बने हैं सतर्कता आयुक्त, ठीक है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? एस्टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का 2023 में, सितंबर 8 सितंबर 2023 को। बताइए जल्दी से, कितना प्रतिशत भाग जो है ये है। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में आप लोगों से, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, पूछा गया था, और टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो आप लोगों का 3/4, ठीक है, लगभग 3/4, मतलब बेसिकली 71% है, ठीक है। 71% हम लोग बोलते हैं ना, तो ये नियरली 75% अपन इसको मान सकते हैं यहाँ पर में, तो 3/4 हो जाता है वो, 4 टुकड़ों में अगर बांट दिया आप लोगों ने तो 71% मतलब 75 के करीब करीब है, इसी वजह से 3/4 उन्होंने माना है, ठीक है। बाकी 29% के ऊपर में लैंड है, जमीन है, तो आंसर इसका माना गया था 3/4, ठीक है। ये याद रखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी वगैरह सब दी हुई है यहाँ पर में। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो आया था वो आपका अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के ऐप पर, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये पॉइंट पूरा का पूरा। चलिए अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, जो लीक में हुआ था। जल्दी से सबसे पहले तो जितने भी 3100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, और केवल 2300 लाइक्स आप लोगों के, ये बहुत गलत बात है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक भी कर देंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नाउ आप लोग यहाँ पर में देखिए, एक क्वेश्चन था जो आपका लीक्ड पेपर में आया था। ये क्वेश्चन है यहाँ पर में 15 मार्च का, 15 मार्च, ठीक है, 2024 को, जो लीक्ड पेपर था आपका, लीक्ड पेपर, उसका क्वेश्चन नहीं है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे? WEF, ठीक है, जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिनकी बैठक जो है वो दावोस में होती है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दावोस में हर साल दावोस सम्मेलन होता है इसका, तो 54वीं वार्षिक बैठक हुई थी जनवरी 2024 में। तो आपसे बोला उसके संस्थापक कौन है। ये एग्जामिनर को क्या लगा कि भाई दानिश सर ने बताया नहीं होगा करके बच्चों को, दानिश सर ने सिर्फ इतना बता दिया होगा कि दावोस में बैठक हुई करके। अरे दानिश सर को 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते यार, अभी उनको पता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा तुमसे, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए, दानिश सर को पता था कि भाई ये पूछ सकते हैं करके, ठीक है। और दानिश सर ने यहाँ पर मैं आपको बताया था एनुअल मीटिंग दावोस के अंदर में होती है, और डायरेक्टली आप लोगों को बताया हुआ था फ्रेंड्स कि इसके संस्थापक कौन है। ये देखिए, फाउंडेड बाय क्लॉज श्वाब, ये बताया आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, क्लॉज श्वाब ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये देखिए आपको दानिश सर पढ़ाते हुए क्लॉज श्वाब के ऊपर में हाईलाइट भी किया है कि क्लॉज श्वाब जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को ही, जनवरी के अंदर में दावोस के अंदर में सम्मेलन होता है इनका, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में है, एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। इस बार 54वें नंबर की मीटिंग थी, और इसके संस्थापक कौन है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर में क्लॉज श्वाब इसके संस्थापक थे, क्लॉज श्वाब। हो गया आप लोगों का, खत्म बात, ठीक है। एग्जामिनर भाई साहब को बताओ यार कि थोड़ा सा पढ़ के आए हैं बच्चे, क्लॉज श्वाब, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। और ये आपको पेड क्लास में मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, जिन भी बच्चों ने पढ़ा था क्लास में उन्होंने तो बिल्कुल सटीक आंसर लगा के आया होगा, ठीक है। ओके चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है पूछा जा सकता है कि कितनेवें नंबर की बैठक हुई थी, तो 54th नंबर की बैठक हुई थी, ये याद रखना है। दावोस नाम का शहर कहां पर में है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। दावोस नाम का जो शहर है आप लोगों का, ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स आप लोगों का
स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू सुमित मधेशिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में, जितने भी लोग आंसर्स कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना आप लोग जो है एक्टिविटी करोगे, जब एक्टिविटी करते हो ना, वही चीज आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होती है। एक्टिविटी करना है आप लोगों ने, एक्टिविटी इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। एक्टिविटी, तो एक्टिविटी करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। एक्टिविटी का मतलब जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, तो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसको लिखते रहना है। जब भी मैंने बच्चों को, जब उस समय में भी बोला था कि क्लॉज को आप लिख दो कि आप लोगों का ये, ठीक है, आप लोग जो है लिख दीजिए यहाँ पर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो जो बच्चा लिखेगा, जो बच्चा एक्टिविटी करेगा, ठीक है, वो आगे में बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्या करिए फ्रेंड्स, अच्छे से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहिए। मैं यहाँ पर मैं सर को बुलाना चाहूंगा वापस से, ठीक है, ताकि आप लोग जो है साइंस के भी आप क्वेश्चन यहाँ पर में कर ले, ठीक है। ओके चलिए। जी सर, स्वागत है आपका। सर आपकी आवाज, हाँ सर, सबको आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि दानिश सर जी ने जैसे आइडिया दी है कि टीचिंग परीक्षा के नाम से एक पार्टी ओपन ही कर देते हैं, क्योंकि बिहार में जितने बच्चे आपको लाइक करते हैं ना सर, 6% वोट तो आराम से मिल ही जाएंगे, 6% वोट आराम से मिल ही जाएंगे, और हमारी पार्टी भी जो है वो आराम से आगे बढ़ जाएगी, ऐसे ही लग रहा है। तो देखिए कितने सारे बच्चे, 3000 के ऊपर बच्चे लायू है, 3000 के ऊपर बच्चे लायू है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और गब्बर सिंह ने एक डायलॉग बोला था, ये नाइंसाफी है, कौन सी, कि 3000 के ऊपर बच्चे लायू है और लाइक जो है उससे कम है। तो गब्बर सिंह नहीं बनना है आप लोगों को, आप सभी को टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। तो अपनी ईमानदारी से बढ़ेंगे, मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसी तरह से चलते हमारे साइंस माने कि विज्ञान के आगे क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग बताएंगे, बताइए वाटर कौन से टेम्परेचर पर फ्रीज होता है और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी उस टाइम पे, उसका घनत्व क्या हो जाएगा? सभी लोग मुझे आंसर करके बताएंगे जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए। अगर मैं पानी को ठंडा कर रहा हूं तो कौन से टेम्परेचर पर वो बर्फ बन जाएगा, और कहां पे उसकी डेंसिटी माने कि जिसे हम घनत्व बोलते हैं, वो घनत्व उसका सबसे ज्यादा रहेगा। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे सकता है, कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। बहुत बढ़िया, जब पानी जम जाता है तो उसकी घनत्व, देखिए कितने लोगों ने गलत कर दिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। मुझे पता था आप गलत करने वाले हो, मुझे पता था आप लोग गलत करने वाले, क्योंकि जब पानी जम जाता है, आपने देखा होगा बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगता है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है जी? क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? उसका घनत्व कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे बात कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी ना। सभी को पता है बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है, बराबर है। चलिए इसके एक नेचर के बारे में पढ़ते हैं, पानी के, जिसे हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? एनामोलस बिहेवियर वाटर, जिसे असामान्य व्यवहार बोला जाता है पानी का। क्या बोला जाता है? असामान्य व्यवहार बोला जाता है। क्या होता है, जब पानी को हम ठंडा करते हैं, जब पानी को ठंडा कर रहे हैं, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा, उसी तरह से उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसका घनत्व
बढ़ता है और जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ये कब तक होता है जी? ये तब तक होगा जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस ये तापमान ना आ जाए। माने कि मैं पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करते आ रहा हूं 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ते जाएगा और वॉल्यूम घटते जाएगा। पर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाओगे ना, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाओगे, उस टाइम पे ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। डेंसिटी घटने लगेगी और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। एक बोतल में, प्लास्टिक के बोतल में पूरा पानी भरा हुआ है और उसको आप अगर फ्रीजर में रख दो और दूसरी सुबह जब उसे निकालोगे, जब उसका बर्फ बना रहेगा, आप देखोगे कि जो बोतल है ऐसे फूल जाएगी, इतनी फूल जाएगी, ऐसा लगेगा अगर उसको पिन मार दोगे फट जाएगी, इतनी फूल जाएगी। इसका मतलब क्या? उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। इसे हम क्या बोलते हैं? एनामोलस बिहेवियर, माने कि असामान्य व्यवहार। किसका जी? पानी का, वाटर का। ये सबको क्लियर हो गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल लिया था, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली कल लिया था। यहां पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी थी। यहां पे ओ की जगह चाहिए था यू, यूडोमीटर। क्या चाहिए था? यूडोमीटर, क्योंकि हमने क्वेश्चन यूडोमीटर के बारे में पढ़ा था। और यूडोमीटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते थे? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। बताइए, यूडोमीटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। कल एक स्पेलिंग की वजह से थोड़ी सी गलती हो गई, उसे मैं अब करेक्ट कर रहा हूं। सभी लोग बताएंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? यूडोमीटर। क्या? यूडोमीटर। यूडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए जी? बरसात की मात्रा नापने के लिए। यूडोमीटर, हाँ। अगर वही, यही देखिए, इसे हम बोलते हैं रेन गेज। क्या बोलेंगे इसे? रेन गेज बोलेंगे। यहां पे जो ओडोमीटर था, यहां पे यू चाहिए, यहां पे यू चाहिए। अगर मैं ओडोमीटर की बात करूं, अगर मैं ओडोमीटर की बात करूं, तो क्या किसी को पता है ओडोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? क्या किसी को पता है ओडोमीटर किस लिए यूज करते हैं? अगर यूज करते हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ सर हमें पता है। ओडोमीटर यूज किया जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, गिनने के लिए। आपके स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस दिखता है ना आपको, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सब जो वहां पे दिखता है वो है आपका ओडोमीटर। क्या नाम है उसका? ओडोमीटर। बस एक शब्द का फर्क है, बस एक शब्द गलत हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इन सभी के ऊपर ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, सभी ने करेक्ट कर लिया, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, पीएच और पीओएच जो है वो किस तरह से, उनके बीच का क्या संबंध होता है? किन किन लोगों को पता है? जी हाँ, एकदम सही बात बोले खुशी जी आपने। दानिश सर के टक्कर में तो कोई है ही नहीं। वहां से अगर दानिश सर खड़े हो जाएंगे तो एजुकेशन का मामला तो यू सॉल्व कर लेंगे। उस टाइम पे लग रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईआईटीज बनने वाली है, एआईएम्स बनेगी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ताकि बच्चों को कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया जी, हम तो दानिश सर के साथ है। अगर आप साथ हो तो एक बार हाथ भी खड़े कर देंगे सभी लोग, सभी लोग हाथ भी। जी साजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो कार्यकर्ता है दानिश सर जी के, ठीक है। मेन हमारे नेता तो दानिश सर जी है, ठीक है। वो जैसे बोलेंगे सब कुछ करेंगे तो आपके भलाई के लिए, भले के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। पीएच और पीओएच दोनों का रिलेशन, माने कि संबंध क्या रहता है? सब बहुत बढ़िया, सभी ने इसका उत्तर दे दिया है। पीएच और पीओएच इज इक्वल टू रहता है 14। कितना होता है जी? 14। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया। देखिए कितने सारे लोग हैं सर, दानिश सर देखिए कितने सारे लोग आपके साथ हैं। सच में बोल रहा हूं सर, पार्टी ओपन कर ही देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। पीओएच और पीएच क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस। माने कि जब हम पीएच गिन रहे हैं उस टाइम पे हम एच प्लस आयंस क्यों मेजर कर रहे हैं, उनको गिन रहे हैं। उसी तरह से हम पीओएच जब गिनते हैं उस टाइम पे हम OH निगेटिव आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, उनको मेजर करते हैं। बराबर है। अब आप ये पीएच स्केल आप सभी को पता है,
पीओएच ऊपर दिया है, पीएच नीचे दिया है। अब किसी भी दो नंबर को ऐड कर दिए, देखिए 0 + 14 कितना हो जाएगा जी 14, 13 + 1 14। माने कि कोई भी नंबर, दो नंबर जो एक के दूसरे नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, उनको ऐड करोगे तो कोई भी नंबर आप देखोगे तो एग्जैक्टली आपका 14 ही आने वाला है। कितना आने वाला है जी? 14 ही आने वाला है। तो इस तरह से आपको याद रखना है क्या, कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। इससे एक और बात हमें क्लियर हो जाती है क्या, कि जैसे जैसे पीओएच घट रहा है ना, जैसे जैसे पीओएच घट रहा है उसी टाइम पे पीएच इस साइड में बढ़ते जा रहा है। आप देख पा रहे हो, माने कि क्या है, पीएच और पीओएच दोनों भी साथ कभी नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से पीएच घटेगा तो पीओएच कम ही होने वाला है, और जिस टाइम पे पीओएच बढ़ेगा H+ आयंस घट जाएंगे। सबको क्लियर हो गया है? माने कि एसिडिटी अगर बढ़ती है तो अल्कलिनिटी कम हो जाएगी, और अल्कलिनिटी जब बढ़ेगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। और ऐसा पॉइंट जहां पे अल्कलिनिटी और एसिडिटी सेम होता है, क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है ऐसा कौन सा पॉइंट है या नंबर है पीएच स्केल पे जहां पे एसिडिटी और अल्कलिनिटी दोनों भी सेम रहेंगे? कोई बता सकता है? कोई है बंदा? कौन है सच्चा कार्यकर्ता? बताओ कौन है सच्चा कार्यकर्ता? बहुत बढ़िया, बताइए क्या रहेगा उसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, सभी ने इसका उत्तर दे दिया। एक 7 नंबर जो है वहां पे H+ आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस होते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? 7 नंबर पे H+ आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों भी सेम होते हैं, समान होते हैं। क्लियर हो गया है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3000 के ऊपर बच्चे लायू है। सबको मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करना है, और यही इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि गरीब बच्चे भी इस एजुकेशन का जो हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फायदा उठा सके। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, अगर हमें फ्लड, माने कि जो बाढ़ आती है उसे अगर रोकना है तो कौन सी मेथड सबसे बेस्ट है? ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था साइंस में, ईवीएस में। साइंस और ईवीएस में दोनों में बोल सकता हूं। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, बताइए। अगर हमें बाढ़ रोकना है तो क्या करोगे? जानवरों को चराई को छोड़ दोगे? बकरियां को चराई को छोड़ दोगे? बताओ, ऐसे करोगे? जी नहीं करेंगे। क्या हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे? जी हाँ, हम वनारोपण करेंगे, हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। यही एक उपाय बचा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, बराबर है। आपको एक और बात बतानी चाहता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, अगर हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर मैं 100% ऑक्सीजन अगर पकड़ रहा हूं, ठीक है, तो उसमें से लगभग सिर्फ 30% ऑक्सीजन ही पेड़ों से आता है। कहां से आता है? पेड़ों से। तो 70% ऑक्सीजन कहां से आता है सर जी? कोई बता सकता है? कोई है बंदा यहां पे जो इतना सोचे कि हमारे पेड़ जो धरती के ऊपर है उनमें से सिर्फ 30% ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, पर 70% ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? क्या कोई बता सकता है? कोई है? कोई है जिगरे वाला? कौन है सच्चा जिगरे वाला? बताइए। बहुत, देखिए सभी लोगों को पता है 30% ऑक्सीजन आ रहा है, बराबर है, पर आपको मुझे बताना है कि 70% ऑक्सीजन हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर कहां से आता है? कहां से आता है? जी नहीं, किसी को नहीं पता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बंदे ने आंसर दिया है, वो आता है समंदर से, जो हमारे महासागर है, जो हमारे महासागर है ना, महासागर, उसमें से आता है लगभग 70% ऑक्सीजन। और ये 70% ऑक्सीजन लाने का काम कौन करते हैं? प्लैंकटन, जिसे हम बोलते हैं प्लवक। क्या बोलते हैं? प्लवक। प्लवक नाम के जीव होते हैं किन मेरे? महासागरों में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लैंकटन, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन जिसे हम बोलते हैं प्लवक। क्या बोलते हैं? प्लवक। वो हमारे धरती का लगभग 70%
फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी में से लगभग 70% ऑक्सीजन हमारे धरती पे आता है। क्या आपको ये बात पसंद आई है? अगर बात पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए एक बार, ठीक है? लाइक भी कर देंगे एक बार, ये बात शायद किसी को नहीं पता था, ठीक है? तो सभी लोग लाइक भी कर देंगे इस कमेंट को। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब फॉरेस्टन माने कि इस तरह से हम जंगल तोड़ते जा रहे। क्या कोई बता सकता है कि हमारे धरती के फेफड़े हम किन्हें बोलते हैं? कोई बता सकता है हमारे धरती के फेफड़े हम किन्हें बोलते हैं? देखते हैं किन किन लोगों को पता है, कि हमारे धरती के फेफड़े क्या कौन है। बताइए कौन 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 बताएगा? बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने जीएस अच्छे से पढ़ा है उनको पता ही है। जिन जिन लोगों को पता है सभी लोग कमेंट करेंगे। फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं उन्हें? रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। और ये कहां पे मिलते हैं? अमेज़न के जंगलों में। तो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है उनको हम बोलते हैं धरती के फेफड़े। क्या बोलते हैं जी? धरती के फेफड़े बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो ये सभी घटनाएं जो अभी होना शुरू हो चुकी है, अभी सभी ये घटनाएं शुरू हो चुकी है। आपने अभी देखा होगा सऊदी में, सऊदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। कभी रेगिस्तान में भी बाढ़ आ सकती है, कभी सोचा है आपने? पर नहीं, वो शुरुआत हो चुकी है। भूखमरी आ चुकी है। कई तो इतनी ज्यादा भूखमरी है कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। और आपको शायद पता भी होगा कि भूखमरी के मामले में हमारा इंडिया और पीछे जा रहा है, और भूखमरी हमारे भारत में बढ़ रही है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आने वाली है। अभी आप देखो, अभी तो बस शुरुआत हो चुकी है, इसलिए बोल रहा हूं जल्दी एग्जामिनेशन पास करो और जल्दी से गवर्नमेंट की जो नौकरी है उसको ले लो। पढ़ाई नहीं करोगे तो ये ऐसे ही मरने वाले हो, बराबर है? तो जल्दी से नौकरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, आप भी किसी के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई आपका अंदरूनी मामला होगा, तो इन सभी मामलों को संभालना है तो आपको जल्दी से सरकारी नौकरी पर जाना ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए। बताइए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेकेंडरी मेल में यानी कि पुरुषों में जो सेकेंडरी चेंजेस आते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही है। आप हमेशा ही आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, हम एक्चुअली यहाँ पे पढ़ा ही आपके लिए रहे हैं। इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए करें ताकि आपके सपने जल्दी से पूरे हो जाए, जो भी सपना हो। ठीक है, कोई माता पिता के लिए देखता है, कोई सुख सुविधा के देखता है, ये सभी सपने होते हैं सभी के। जो गरीब घर से होता है उनके ये सब सपने होते ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने इसका उत्तर दे दिया है, इसका उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। क्या उत्तर रहेगा जी? टेस्टोस्टेरोन। इससे ही हम क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। मेल सेक्स हार्मोन से नाम से जाना जाता है। उसी तरह ये ईस्ट्रोजन जो है, ये है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से है जी? एक है आपका ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से है तो सभी को आना ही चाहिए। कौन से है? एक है ईस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये भी लिख दो कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। बहुत बढ़िया, बताने की जरूरत नहीं, अपने आप बच्चे लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करना नहीं छोड़ना है और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कितने अच्छे शिक्षक हो ये शेयर करने के बाद पता चलेगा कि आपको यही लगेगा कि दुनिया में हर किसी का भला हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और एड्रेनलिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
उसके पहले क्या इंसुलिन के बारे में आपको पता है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी बार आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो उतने बार। देखिए, जो इंसुलिन है वो क्या करता है? इंसुलिन सबसे पहले कौन सिक्रेट करता है वो बता देंगे, पैंक्रियाज। कौन सिक्रेट करते हैं जी? पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। ये पैंक्रियाज एक ग्रंथि है, एक ग्रंथि है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन, और भी हार्मोन बहुत सारे हैं, वो क्या करते हैं? वो सिक्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं पैंक्रियाज की बात करूं तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उसमें से एक अल्फा और बीटा कोशिका आपको बताना चाहूंगा। कौन सी? एक अल्फा और एक बीटा। ये बीटा कोशिका जो है वो इंसुलिन को बनाती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पैंक्रियाज में मौजूद जो बीटा कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन बनाती है। क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। और जो अल्फा सेल है ये बनाती है ग्लूकागॉन। क्या बनाती है जी? ग्लूकागॉन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इंसुलिन, इंसुलिन कितने बार इंसुलिन दोगे, है ना? बीपीएससी कितने बार आपको इंसुलिन देने वाली है? अब वो पूछेगा पक्का, ग्लूकागॉन और बीटा सेल के बारे में पूछेंगे। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात एड्रिलिन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? एड्रिलिन ग्लैंड के बारे में, जो कि एड्रिलिन नाम का हार्मोन बनाती है। कौन से नाम का? एड्रेलिन। एड्रेलिन, जिसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या मरो, लड़ो या मरो वाला हार्मोन कौन सा है जी? एड्रेलिन, जिसे कि हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एड्रेलिन ये ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी के टाइम पे निकलता है बॉडी से, उसे ही हम फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन भी बोलते हैं। माने कि ऐसी कंडीशन जिस टाइम पे आपके आके ऐसे हो जाए, है ना, अचानक से कोई, जैसे कि आप चल रहे हो रास्ते से और अचानक से कोई बाइक वाला आपको अगर ऐसे कट मार के चला जाए तो आप ऐसे हो जाते हो एकदम से। उस टाइम पे जो डर लगता है ना आपको, जो मन में डर आ जाता है, तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, दर 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 दर। पता है ना आपको हार्ट बीट कैसी होती है? उसके साथ साथ आपकी सांसें भी फूलने लगेगी। ये सभी कुछ किसके वजह से होता है जी? वो होता है एड्रेलिन नाम के हार्मोन के वजह से। सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? यह भी सवाल आया है 2000 बीपीएससी 2022 के प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया है। सभी लोगों को इसका उत्तर पता है? मैं ऐसी आशा कर सकता हूं क्या? मैं ऐसी आशा कर सकता हूं क्या? सभी लोग मुझे इसका आंसर बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, पप्पी वाला क्वेश्चन है। ऐसे मान लो कि आपको मैंने फुल टॉस दे दिया, अब चौका मारना है कि छक्का मारना है आपके हाथ में है। या बोल्ड हो जाओगे? जी नहीं, कोई भी बोल्ड नहीं होने वाला है। सभी ने सही उत्तर दे दिया, सभी ने छक्का लगा दिया है। इसका उत्तर क्या रहेगा? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम कौन सी गैस, कौन से वायु का इस्तेमाल करते हैं? बताइए, कौन से वायु का इस्तेमाल करते हैं? ये भी हमने देखा है। जो नए लोग हैं शायद उनको नहीं पता होगा, पर जो पुराने लोग हैं उनको पता है। बताइए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम कौन सी गैस, मान से कौन सी वायु का इस्तेमाल करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने इसका उत्तर दे दिया है। वो कौन सी गैस है? क्लोरीन। कौन सी गैस है जी? क्लोरीन गैस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सभी को पता है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है?
ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम हमने देखा था कल क्वेश्चन। इसके दो केमिकल नेम होते हैं, सभी को याद रखना है। एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CHLORIDE, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा नाम क्या है जी? कैल्शियम हाइपो CHLORITE, ठीक है। TE और DE आपको याद रखना है, मैंने कल भी बोला था, ठीक है, कल भी बोला था। और मुझे पता है आप सभी को पता है ब्लीचिंग पाउडर के दो नाम है, एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और एक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है? ओके, तो देखिए इसके बाद जो क्लास है वो हमारे पवन सर, हमारे सबके प्यारे पवन सर जो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, वो क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। पर उसके पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद वो फिर लाइव आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सब बच्चे उनका क्लास कर लेंगे। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन कौन करेगा? इसका क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? किन किन को पता है? ये भी एकदम फुल टॉस है आपके लिए। ये लो, कौन मारेगा चौका, कौन मारेगा छक्का, बताइए। एप्लीकेशन नंबर का प्रॉब्लम है विशाल जी। एक काम करिए, आप हमारे कॉलिंग टीम को कॉल कीजिए, वो आपकी जो भी दुविधा है उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने आंसर दे दिया है लगभग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? आंसर रहेगा 2n²। क्या रहने वाला है? 2n², ठीक है। लगभग 3200 बच्चे लाइव है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी को मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक करना है, शेयर करना भी जरूर करना ही है आप लोगों को, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो और आपको ऐसी भावना रखनी है कि ये पढ़ाई जो है, जो हम नॉलेज आप सभी को दे रहे हैं, वो गरीब से गरीब बच्चे तक जा सके, ठीक है। तो इसलिए लाइक भी करना है। और इसी के साथ आगे का सेशन जो है वो हमारे प्यारे पवन सर लेने वाले हैं। तो कोई कहीं नहीं जाने वाला, जैसे ही क्लास डाइवर्ट हो जाएगी वैसे ही पवन सर का क्लास भी शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो एक होमवर्क आप सभी के लिए, ये होमवर्क आप सभी के लिए, बताइए ऐसी कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है जो कि रबर बनाने के लिए यूज की जाती है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि रबर कौन से प्रोसेस से बनती है? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिख दोगे। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हम कल जानेंगे, ठीक है। तब तक मैं देखना चाहता हूं कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। मैं साउथ का हीरो लगता हूं? क्या बात कर रहे हो? देखो, कोई डायरेक्टर अगर पहचान का होगा तो मैं थोड़ा ट्राई करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गई मेरे लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया सेशन चला है अपना, ठीक है। बहुत बढ़िया सेशन। इसका आंसर सभी लोग करेंगे जी, हाँ, इसका आंसर सभी लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ही बीस्टेट की एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है, बराबर है, अगले महीने में ही आपकी एग्जामिनेशन। देखिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इसका आंसर चेक करके ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बीस्टेट की एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, सभी लोग एकदम जुड़ गए हैं, बिल्कुल ताकत से भिड़ गए होंगे, ठीक है। उनके लिए आगे जाके एक बहुत लंबा मैराथन सेशन लेने वाले हैं, बहुत लंबा, ठीक है, जिसमें कि आपका लगभग पूरा का पूरा जितने भी मार्क्स होते हैं आपके, उसके आउट ऑफ मार्क्स की तैयारी हम करेंगे, आउट ऑफ मार्क्स की वहां पे तैयारी करने वाले हैं। और ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अभी पवन सर लाइव आने वाले हैं, सभी लोग उनका क्लास करेंगे और जो भी पढ़ा रहे उसकी तरफ ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जी नहीं, मैं रे नहीं बोलने वाला हूं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, ठीक है, प्यार ही है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।